आपने समाजवादी क्रांति के कार्यक्रम की बात की और आपने ये भी कहा कि जिस दौर में इस लाइन को विकसित करने का काम शुरू हुआ, इसकी कोई नजीर नहीं थी, इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन का पिछला कोई इतिहास नहीं था। तो जब 80 के दशक में और फिर 90 के दशक में भी आवाज आ रही है, अब आपको अब आ रही है आवाज? बीच में बहुत इको हो रहा था। हाँ, आ रही अब आ रही। हाँ। हाँ, मैं ये सवाल पूछ रही थी कि आपने बताया कि समाजवादी क्रांति के कार्यक्रम की जो पूरी लाइन को विकसित करने का काम था वो 80 के शुरुआती दौर में शुरू हुआ, लेकिन इसकी कोई नजीर इतिहास में मौजूद नहीं थी कि भारतीय समाज में इस लाइन को कैसे लागू किया जाए। ऐसे में 80 और 90 के दशक में जो आप लोगों की राजनीतिक सक्रियताएं रही, आप लोगों ने जिन जिन मोर्चों पर काम किया, अगर उस पर आप थोड़ी सी अपनी बातचीत को केंद्रित करें। देखिए, पहली जब हम लोगों ने ये लाइन ली थी, तो अब उस दौर को देखें, 1982-83 का पीरियड था। और 1982-83 में हम लोग के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि लेफ्ट एडवेंचरिज्म का विरोध करने के बाद क्रांतिकारी जन दिशा को प्रैक्टिस में लागू करने का हम लोगों के पास कोई कंसिस्टेंट और लंबा अनुभव नहीं था। टुकड़े टुकड़े में थोड़ा बहुत चंपारण में, भोजपुर में, ईस्टर्न यूपी में थोड़ा बहुत काम हुआ था। तो हम लोग के सामने अब टास्क ये था, सबसे पहला कि भाई गांव में जा कर के और हम लोग गांव के गरीबों में कुछ काम करें, गरीबों को संगठित करें। 81 की बात है, एक तरफ कार्यक्रम का काम चल रहा था और दूसरी तरफ एक चरण था जो बहुत ही चढ़ावों उतारों, चुनौतियों, परेशानियों से होकर गुजरना था। इसलिए कि जब आप लोगों को संगठित करना सीखने की प्रक्रिया में होते हैं और किसी बेहद गरीब इलाके में जहाँ लोग एक टाइम खाना खाते हों, ईस्टर्न यूपी में और बिहार में चंपारण का एक क्षेत्र था, वहीं पर हम लोग टोलियां बना करके और गांव में काम करने गए। शुरू में तय हुआ कि हम लोग बैनर नौजवान सभा का रखेंगे, इसलिए कि नौजवान सभा का बैनर पहले ही जाकर के कोई क्लास ऑर्गेनाइजेशन गरीब किसानों का बनाना और ऐसा अभी ज़रूरी नहीं है। अभी हम लोग पहले नौजवान सभा का बैनर रखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो विभिन्न सामाजिक मुद्दों, स्टेट का रिप्रेशन एक बहुत बड़ा सवाल होता था गांव में उन दिनों। सामंतों जिसको बोला जाता था, वहाँ पर सामंत ही लोग बोलते थे उसमें 81 में, जो नए भूस्वामी थे उनका काफ़ी रिप्रेशन था। और एक ये थी कि ज़्यादातर भूमिहीनों का जो गांव में रिका हुआ बड़ा हिस्सा था वो दलित जातियों का था, तो उसमें एक जातिगत रिप्रेशन का भी पहलू था। तो इन सारे सवालों को उठाने के साथ साथ हम लोग की सोच ये थी कि फिर हम लोग उन्हीं गरीबों में रहते हुए कुछ वर्ग के मुद्दों को उठाएंगे, जैसे मजदूरी का सवाल है उनका, इस तरीके के कुछ सवालों को उठाया जाएगा। ये सोच के हम लोग गए और हम लोग की टीम और घट गई। दिल्ली से कुछ लोग गए थे जो शहरी माहौल से गए हुए लोग थे, तो चढ़ाव उतार के और परेशानियों के उतने दौर में वो टीम बस उंगलियों पर गिने हुए 4-5 लोग बचे अंततोगत्वा। लेकिन उसमें ब्रेक थ्रू हुआ। और हम जिस क्षेत्र में काम करते थे वो उस आजमगढ़ का एक 2-3 तहसील का इलाका था, वहाँ हम लोगों ने फिर गांव-गांव में नौजवान सभा की काफ़ी इकाइयाँ बना डाली। लेकिन एक समस्या हम लोग को तुरंत व्यावहारिक समझ में आई कि इन नौजवान सभा की इकाइयों को संभालने के लिए, और ट्रेडिशनल तरीके से भी वहाँ एमएल मूवमेंट के लोग काम करते थे, उस घिसी पिटी लकीर से अलग जा करके समाजवादी क्रांति की लाइन, 82 में हम लोग की सोच बन गई समाजवादी क्रांति की लाइन की। उस लाइन पर गांव में अध्ययन किया जाए, काम किया जाए, इसके लिए जिस प्रकार के समझदार, एडवांस्ड, उन्नत चेतना के संगठनकर्ताओं की ज़रूरत है। और ये बहुत पुरानी बात है, उसमें तो गांव में गरीबों में हाई स्कूल तक पढ़ा होना बहुत बड़ी बात होती थी। हाई स्कूल तक अगर कोई लड़का पढ़ा है तो हम लोग को लगा कि अगर हम लोग वो उन्नत संगठनकर्ता इनके बीच यही तैयार करेंगे तो 5-7 साल लग जाएगा। और प्रश्न केवल गांव के गरीबों को संगठित करने का नहीं है, हम लोगों को एक ऐसी टीम चाहिए
जो टीम मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र जल्दी से पढ़ सकती हो, उसके लिए उसको मार्क्सवादी दर्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर वो पूरी स्टडी कर सकती हो, इस लाइन को डिफेंड कर सकती हो, इस लाइन पर जाकर के बहस कर सकती हो। इसलिए कि यह वो फेज था जबकि संगठन सिमट करके अपने लघुतम शेप में आ चुका था, सबसे छोटा सिकुड़ा हुआ। इसलिए कि जैसे ही लोगों को लगा कि हम लोग एकदम आइसोलेशन में हैं, चारों ओर से गालियां पड़ रही थी कि ट्रॉट्सकिस्ट है, इंटेलेक्चुअलिस्ट है, इनको कुछ करना धरना नहीं है, वर्ग संघर्ष के भगोड़े हैं, तो बहुत सारे लोग जिनका विचारधारात्मक आधार कमजोर था, जो वे तत्व तो अपना रास्ता पकड़ लिए। उसमें उस रास्ता पकड़ने में एक निराशा का फैक्टर विचारधारात्मक यह भी था कि हम लोग इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अब सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति और माओ के देश चीन में भी पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो चुकी है। एक निराशा इससे भी फैलती है लोगों में कि तब तो भाई अब समाजवाद का परचम कहीं दुनिया में लहरा नहीं रहा है। तो एक बड़ी टीम चली गई थी, एक पूरी की पूरी दिल्ली की टीम 80 में चली गई, बचे खुचे लोग 82-83 तक जाते रहे। तो 84 में हम लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया कि इस गांव के काम को संभालने का ही तो सवाल नहीं है, अपनी पूरी बात को अगर हमें पूरे देश में फैलाना है, समाजवादी क्रांति की लाइन को स्टडी और ग्रास रूट प्रैक्टिस से एनरिच करना है, और एक इलाके में नहीं कई इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैरायटी है, जैसे ईस्टर्न यूपी के गांव अलग हैं, सेंट्रल यूपी के अलग हैं, वेस्टर्न यूपी के अलग किस्म के हैं, तो अगर हम लोग को अपना काम करना होगा और ख़ास तौर पर पूंजीवादी विकास वाले कुछ इलाकों तक जा कर के काम फैलाना होगा, तो बहुत जल्दी उन्नत चेतना के कुछ कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका भर्ती केंद्र यूनिवर्सिटी कॉलेज हो सकता है। तो 84 में हम लोगों ने फिर एक लंबा स्टडी सर्किल लिया मार्क्सवाद, करीब करीब 1-1.5 महीने का, और उसके बाद हम लोग सभी लोग, और उस समय एडमिशन वगैरह भी इतनी दिक्कत नहीं होती थी, 4-5 साल के गैप से एडमिशन हो जाता था, और हम लोग अभी एडमिशन लेने लायक नौजवान थे। इत्तेफाक से सब लोगों का कंटिन्यूटी भी था, कुछ रिसर्च का, किसी चीज़ का दिखाव का करके। मैं उसमें BHU में गया था, और हम लोगों ने वहाँ पर मुख्यतः कम्युनिस्ट भर्ती के लिए, कम्युनिस्ट जो अलिखित और अबोला टास्क था वो था कि हमें कुछ एडवांस्ड रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स की भर्ती करनी होगी। लेकिन वो भर्ती करने के दौरान वो एक अलग पूरा वो था कि एक मास वर्क का आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ। खास तौर पर एक यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी बड़ा रहा, इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी 1 साल के भीतर ही काफ़ी बड़ी भर्ती हुई, और ये सभी के सभी इंजीनियरिंग के, मेडिकल के अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे जो अपना करियर छोड़ करके मूवमेंट में आए, और पूरा इन्होंने 1 साल के भीतर मार्क्सिस्ट क्लासिक्स का पारायण कर डाला। और इन लोगों के बूते पर फिर हम लोगों ने सेमिनार्स किए, 2 साल तक टोलियां बना करके देश के कोने कोने में, केवल हम लोग असम में ब्रह्मपुत्र के उस पार नहीं गए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो ये मणिपुर, नागालैंड, मेघालय वाला, और जम्मू कश्मीर नहीं गए, इसलिए कि जम्मू कश्मीर में जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एलिमेंट्स थे उन लोगों से हम लोगों की पंजाब में ही मुलाकात हो गई। बाकी देश के हर इलाके में गए, हर जगह जाके अपनी बात कही, और यही नहीं, इवन जो गैर कम्युनिस्ट एलिमेंट भी किसी प्रकार के जन दिशा का प्रयोग कर रहे थे। कहीं पर कोई आदिवासियों का आंदोलन था, कहीं पर कोई स्पॉन्टेनियस इस तरीके का मूवमेंट चल रहा था, जैसे कि कहीं पर जैसे गुआ नियोगी का आंदोलन था, AK राय का धनबाद में था। सारा स्टडी भी हम लोग लगे हाथों, 2 काम हुआ। तो उस दौर में एक काम ये हुआ, और इसके साथ हम लोगों ने वो जो मैंने पहले बताया 86 और 87 में जो मुख्य रिसर्च का काम था वो था इंटरनेशनल अप्रेजल, विश्व परिस्थितियों का मूल्यांकन, जिसमें कि हम लोग को ये बताना था कि समाजवादी क्रांति की लाइन, आज की यह जो नई दुनिया बनी है, इस दुनिया में यह मेन ट्रेंड बन चुका है, और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में भी समाजवादी क्रांति की लाइनें साम्राज्यवाद विरोधी, पूंजीवाद विरोधी क्रांति की लाइन हो गई। तो वो दस्तावेज आया था 87 में। इतने काम हम लोगों ने उस समय किए।
लेकिन ये हुआ कि अब हम लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि छात्रों को कैसे संगठित किया जाता है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया जाता है। और एक तीखा संघर्ष इस बीच हम लोगों में उठ खड़ा हुआ। जैसे एक साथ आंदोलन में एक टास्क आप लीनियर तरीके से आगे बढ़ते हुए पूरा नहीं कर पाते हैं। आपके सामने कई टास्क होते हैं और एक टास्क कभी ज्वलंत बना रहता है, तब तक कोई दूसरा सवाल उठ जाता है और कई बार तो प्रधान टास्क छांटना भी मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा कंजंक्चर बन जाता है कि कई सारे अंतर्विरोध जैसे संगठनों के भीतर एक सिंगल नॉट में गुंथ जाते हैं। तो एक तरफ हम लोग मास वर्क को कैसे लागू किया जाए, इसमें भी हम लोगों के बीच कई लाइनें थी। मैं उस लाइन की बात कर रहा हूं जो लाइन विजयी हुई, लेकिन कुछ लोग जैसे 1-to-1 कांटेक्ट की लाइन लागू कर रहे थे, जैसे कि सीधे बोल्डली लोगों को जाकर के अराउज मोबिलाइज किया जाए, संगठन बनाया जाए, आंदोलन के मुद्दे निकाले जाएं। इसकी जगह पहले एक एक आदमी छांटा जाए, उनको बंद कमरों में तैयार किया जाए, यानी कि मास वर्क को भी पार्टी वर्क के तरीके से किया जाए। इस प्रकार की एक लाइन, जिसको कि हम लोग कायरता की लाइन कहते थे और 1-to-1 कांटेक्ट की लाइन कहते थे। कई जगहों पर चंद एक लोगों पर भरोसा करके ऑर्गेनाइजर डायरेक्ट फ्रंट पर आने की जगह चंद एक लोगों को तैयार करता था और उनके जरिए फिर काम करने की कोशिश करता था। हम लोग का कहना था कि नहीं, इनिशियल फेज में जिसने करके नहीं सीखा है वह करना सिखा भी नहीं सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजर को मास वर्क खुद करके सीखना पड़ता है। फिर वो टीचर वही हो सकता है जो स्टूडेंट रहा हो। तो ये स्ट्रगल एक थी। एक स्ट्रगल इसमें एक नई उठ खड़ी हुई। एक स्ट्रगल ये आई कि हम लोगों को अभी एक इंटेलेक्चुअलिज्म का भटकाव आया और इंटेलेक्चुअलिज्म का भटकाव वो लंबा चला। वो लाइन फिर कैंप से बाहर चली गई, विसर्जित हो गई। वो लोग आज कम्युनिस्ट क्रांतिकारी न खुद को कहते हैं न कहलाते हैं। वो सभी कम्युनिस्टों को, वो कम्युनिज्म को आज एक जेनेरिक टर्म के तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में क्या बताएं, मतलब उस तरीके का एक धारा ही वो मूवमेंट से बाहर चली गई। उनका ये कहना था कि अभी हम लोगों को मास वर्क में गांव में जाकर, उस समय हम लोग अभी उद्योगों में जाने की नहीं सोच रहे थे, रूरल प्रोलेटारिया को ऑर्गेनाइज करने का ही टास्क 84 में लिया गया था। और हम लोगों ने ये कहा कि अब हम लोगों ने इतनी अधिक बड़ी भर्ती कर ली है छात्रों से कि हम लोग को जाके फॉरेन क्लास ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे काम करना शुरू करना चाहिए। केवल यूनिवर्सिटी और कुछ कल्चरल मूवमेंट वगैरह के दौर में रहते हुए हम काम नहीं कर सकते हैं। इस बीच एक और चीज मैं बताना भूल गया। हम लोगों ने जो राष्ट्रीय जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा बनाया था 80 में, 78 में और 80 में सम्मेलन किया था, वो जब हम लोगों ने समाजवादी क्रांति की लाइन ली तो बाकायदे एक सेमिनार हुआ, उसमें वह विसर्जित हो गया। इसलिए कि वो तो मोर्चा ही राष्ट्रीय जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा था। और अब हम ही लोग ये सवाल उठा रहे थे कि राष्ट्रीय जनवादी संस्कृति या सरवारा संस्कृति, यानी क्रांति की मंजिल, तो फिर राष्ट्रीय जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा को तो विसर्जित होना ही था। तुरंत मोर्चा खड़ा करने की, कोई नया सांस्कृतिक मोर्चा बनाने की न हम लोगों की ताकत थी और न हम लोगों ने इस जरूरत को महसूस की। इसलिए फिर हम लोगों ने कोई नया सांस्कृतिक मोर्चा नहीं बनाया। हम लोगों में से कुछ सांस्कृतिक साहित्यिक क्षेत्र में जिनकी रुझान थी, बीच बीच में वो लोग कुछ हस्तक्षेप करते रहते थे, लेख वगैरह लिखते रहते थे। ये भी एक कड़ी छूट जाएगी उस दौर में। तो एक बहस उठी इंटेलेक्चुअलिज्म, पेटी बुर्जुआ इंटेलेक्चुअलिज्म के खिलाफ। कुछ लोगों का कहना था कि अभी हम लोगों को समाजवादी क्रांति की लाइन को डेवलप करना चाहिए और अभी हम लोग ने केवल एक जनरल ओरिएंटेशन तय किया है, इतने के आधार पर हम लोग जा करके वर्गों को संगठित करने की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो ये बस हम लोग का कहना था। अब दोनों तरफ से बहुत अच्छे अच्छे एक दूसरे पर व्यंग्य भी किए गए। जैसे वो लोग हम लोग को बताते थे कि हम लोग के पास टांगे तो हैं लेकिन ऊपर वाली मंजिल खाली है, हम लोग केवल काम करना चाहते हैं। हम लोग दूसरे पक्ष पर व्यंग्य करते थे कि कुछ विद्वान मार्क्सवाद का अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय में घुसे और वहां से सिल्क वर्म्स बाहर आए, वो किताबों के बीच में जाकर के किताबों के कीड़े बन गए। सीरियस बात हम लोग ये कह रहे थे कि कोई भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन एक लंबे समय तक अपने वर्ग से कट करके थ्योरेटिकल वर्क नहीं करता। थ्योरेटिकल वर्क साथ साथ चलता है,
दो मुख्य पहलू बदलता रहता है। कभी मुख्य पहलू हमारा थ्योरेटिकल वर्क हो जाएगा, कभी मुख्य पहलू हमारा आंदोलन और ग्रास रूट वर्क हो जाता है। बहरहाल इस सवाल को हल नहीं होना था, ये सवाल नहीं हल हुआ और 89 में उनसे अलग रास्ता पकड़ा गया। लेकिन जब उनसे अलग रास्ता पकड़ा गया तब तक हम लोग के दिमाग में एक दूसरा सवाल उठ खड़ा हुआ था। इस पूरे बहस की चलने की प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि जैसे हमने बोल्शेविक पार्टी के इतिहास में, जैसे हमने चीन की पार्टी के इतिहास में, जैसे हमने इंटरनेशनल के इतिहास में बहुत हेल्दी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के भीतर जो है टू लाइन स्ट्रगल्स को चलते देखा है, ये पूरी स्ट्रगल उतने हेल्दी तरीके से हुई नहीं। तो फिर इसको फॉर्मुलेट कैसे किया जाए? और इतना ठोकर हम लोग खा चुके थे, इतना झेल चुके थे कि हम लोगों ने इसके लिए किसी व्यक्ति को आनन फानन में ब्लेम नहीं किया, किसी पर गुस्सा नहीं प्रकट किया। हम लोग का ये कहना था कि इसका कोई कम्युनिस्ट मूवमेंट की हिस्ट्री में, हमारी मेथोडोलॉजी में इसका कोई डीप रूटेड कारण है जिसकी हमें तलाश करनी पड़ेगी। अब उस पूरे उथल पुथल की चर्चा नहीं, निचोड़ जो निकला वो बता रहे हैं। हम लोग इस निचोड़ पे पहुंचे कि भारत के कम्युनिस्ट की रेवोल्यूशनरी, भारत के कम्युनिस्ट मूवमेंट में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म ठीक से प्रैक्टिस हुआ ही नहीं कभी भी। एम.एन. राय के पीरियड से देख ले तो कभी अल्ट्रा सेंट्रलिज्म और कभी अल्ट्रा डेमोक्रेसी के पीसी जोशी पीरियड, रणदीवे पीरियड, इस तरीके से प्रैक्टिस होता रहा है। और टू लाइन स्ट्रगल जो किसी भी पार्टी का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वह केवल रियल डेमोक्रेटिक सेंट्रलिस्ट स्ट्रक्चर के भीतर ही फंक्शन कर सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इंटरैक्ट करते हैं और यही कारण है कि अलग अलग संगठन भी बहुत हेल्दी तरीके से स्ट्रगल इसलिए चला पाते कि उनका ऑर्गेनिज्म, उनके भीतर ही टू लाइन स्ट्रगल नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इंटरैक्ट करके रिप्रोडक्शन करते हैं प्राकृतिक जीवन में भी। जो संगठन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर और मटेरियल लेवल पर कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता इस तरीके से। तो हम लोग का ये कहना था कि यह एक प्रकार का कमांडिज्म, एक प्रकार का, और ये जो अल्ट्रा लेफ्ट लाइन के साथ उसकी सहोदरा, उसकी सगी बहन होती है अल्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक कमांडिज्म, ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, और राइट लाइन के साथ उसकी सहोदरा होती है एक तरीके का अल्ट्रा डेमोक्रेसी। मतलब अलग अलग ग्रुप्स अपने मन से काम कर रहे हैं, किसी तरीके का पूरे संगठन का ढांचा जो है कन्फेडरेशन जैसा हो जाता है। तो चारू के पीरियड में चारू मजुमदार की अल्ट्रा लेफ्ट लाइन के साथ जो एक ब्यूरोक्रेटिक और कमांडिस्ट लाइन आई, जिसके तमाम प्रमाण हैं, चारू ही कमेटी थे और कुछ खास लोग कमेटी थी, बाकी कमेटी का कोई मतलब नहीं होता था, और कमेटी की बिना परवाह किए हुए चारू लाइन दिया करते थे और वो लिबरेशन में छप जाया करती थी और कमेटी उससे समझती थी कि अच्छा तो अब कामरेड ने ये लाइन दे दिया। ये हालत थी। तो हम लोग के दिमाग में ये बात है कि हम लोगों ने चारू मजुमदार पीरियड के आइडियोलॉजिकल लाइन से रेडिकल रप्चर किया, प्रोग्रामेटिक लाइन से रेडिकल रप्चर किया, लेकिन हर आइडियोलॉजिकल प्रोग्रामेटिक लाइन के समकक्ष सहोदरा सहयात्री जो ऑर्गेनाइजेशनल लाइन होती है, उससे हम लोगों ने एम्पिरिकली, भले कहीं हम लोगों ने डेमोक्रेसी लागू की हो संगठन के भीतर, मास लाइन के साथ साथ स्पॉन्टेनियसली थोड़ा सा आपकी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग आ जाती है। और हम लोगों ने जब ग्रास रूट लेवल पर मास लाइन लागू किया तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की एक तमीज हम लोगों को आई, लेकिन मात्र इतने से नहीं होगा, ये स्पॉन्टेनियस डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग थी। ये कॉन्शियस लेवल पर एक संगठन को डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के तहत एक सच्चे बोल्शेविक शैली में कैसे ऑपरेट करना चाहिए, ये हम लोगों की समझदारी की कमी रही थी। और इसकी वजह से रामनाथ का हम लोग बहुत कंट्रीब्यूशन मानते हैं। हमने उनके बारे में बताया ही कि पूरे मूवमेंट में हमारी युवावस्था में जिस व्यक्ति ने कुछ लोगों से, वो एक अलग चर्चा है कि मैं मूवमेंट के बहुत सारे लोगों से मिला, 2-3 लोगों से प्रभावित हुआ। रामनाथ ने प्रभावित किया था। रामनाथ के अंदर रेडिकल रप्चर करने का साहस था, आइसोलेशन का साहस था। लेकिन जैसे इतिहास में कई बार बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हुआ है, वो कास्की और प्लखानोव के साथ हुआ है, एक दौर में उनका भी बहुत बड़े बड़े योगदान थे। बस एक दौर के बाद जा करके रामनाथ मूवमेंट को कुछ देने की क्षमता खो चुके थे। और जब ऊपर से कोई ब्यूरोक्रेसी करता है
तो जो नीचे दूसरे लेयर के लोग होते हैं उस ब्यूरोक्रेसी में चौगुना जोड़ करके नीचे ब्यूरोक्रेसी करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का एक चेन रिएक्शन चलता है। ग्रास रूट लेवल पर जाकर के वो ब्यूरोक्रेसी सबसे भद्दे, नंगे और क्रूड रूप में दिखाई पड़ती है। सेंट्रल लेवल पर जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रूप में दिखाई पड़ती है, एब्स्ट्रैक्ट रूप में दिखाई पड़ती है, वही ब्यूरोक्रेसी जब ट्रांसलेट होते होते ग्रास रूट लेवल पर आती है तो वो एक भद्दी सी कल्ट बन करके आती है। तो ये सब हम लोगों ने वो एक लंबी अब उस पर जैसे मजाक में मैं कहता हूँ कि इसको साहित्य की भाषा में बताना हो तो उपन्यास लिखा जा सकता है कि जो यंत्रणा, जो आइसोलेशन, जो गलत फहमियाँ, जैसे उस दौर में बहुत सारे लोगों के बीच ऐसी गलतफहमियां हुई, फिर अलग अलग रास्ते हो गए, जो गलतफहमियां आज तक दूर नहीं हुई और कभी दूर करने का मौका नहीं मिलेगा। अफसोस होता है, लेकिन खैर ऐसी चीजें जिंदगी में घटती हैं। तो ये इन स्ट्रगल्स में तक हम लोग 90 में पहुंचे। अब 90 में आकर के हमारे सामने 4-5 चीजें थी। एक, 89 में इंटेलेक्चुअलिज्म से पीछा छूटा और 90 में हम लोगों ने सवाल उठाया कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, और हमारा सवाल इस पूरे मूवमेंट की मेथोडोलॉजी पर है। इस सवाल पर हम लोग खुल करके बहस करने को तैयार हैं। हम लोगों ने काफी लंबा एक निबंध लिखा, पुस्तकाकार, और उसको दिया और अनुरोध किया कि इस पर बहस किया जाए। बहस नहीं हुई। मूवमेंट में जैसी परंपरा है कि किसी बड़े फोरम पर आप किसी मुद्दे पर बहस करने के लिए बुलाइए, तो भारतीय समाज के सोशल फैब्रिक में भी डेमोक्रेसी इतना कम है और आपके पास लॉजिक कम है, तो आप इसको व्यक्तिगत हार जीत के तरीके से लेते हैं और आप कह देंगे कि नहीं नहीं, आपसे तो बात ही नहीं हो सकती है और हम आपके साथ नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं, और संगठन छोड़ के चल देते हैं। हम लोगों ने कैडर कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, लेकिन नहीं आए लोग। फिर हम लोगों ने एक अलग रास्ता पकड़ा। बहरहाल, हम पॉलिटिकल टास्क की बात करें तो पोस्ट 90 पीरियड के पॉलिटिकल टास्क की बात करें, ये हम लोग का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव फेज रहा है हर मायने में। एक टास्क हम लोग के सामने ये तो था ही कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग क्या होती है, इसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। चैलेंजेस क्या थी? टीम बहुत कमज़ोर थी, आर्थिक संसाधन नहीं थे। रोमानिया में चाउशेस्कू की महल पर घटना से शुरुआत हुई और रूस में संसद के घेराव से लेकर के गोरबाचोव का पतन, येल्सिन का आना, ये 2-3 बर्लिन की दीवार का गिरना, ये सारी घटनाएं 89 से घटनी शुरू होती है और 91 तक चलती हैं। उसी समय हम लोगों ने एक इन डिफेंस ऑफ हिस्ट्री मंच बनाया था, जिसको बाद में हम लोगों ने लॉन्ग लिव मार्क्सिज्म फोरम कर दिया। एक तरफ संगठन में ये सारे विवाद चल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ये काम मजबूती से किया कि हिस्टोरियंस के कांग्रेस में जाकर के बड़े पैमाने पर यह बात रखा कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं है, ये सोशलिज्म का एंड नहीं है, ये सोशलिज्म के एक्सपेरिमेंट्स के एक चरण की पराजय है। और क्यों हुई है, और अभी जो हुआ है, यह तो पब्लिक सेक्टर कैपिटलिज्म के सोशलिज्म की पराजय तो रूस में 54 में और चाइना में 76 में हो चुकी थी। ये तो पब्लिक सेक्टर एक तरीके का राजकीय पूंजीवाद था, जिसका ये सब हम लोगों ने बातें रखी। और उसके बाद एक सेमिनार हुआ 90 में, लॉन्ग लिव, जो शायद आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन पर आज भी इस देश का सबसे बड़ा सेमिनार था, जिसमें कि 22 संगठनों, ग्रुपों और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स की तो बात छोड़ दीजिए। 5 दिनों का सेमिनार था, जो सुबह से लेकर के शाम तक की जो अवधि तय की गई थी, वो पहले दिन ही वो सारी सीमाएं मिट गई और डेली वह सेमिनार रात को 12 बजे 1 बजे तक होता था। ब्रेकफास्ट के बाद शुरू होता था 9 बजे। काफ़ी हेक्टिक बहस हुई, 14, 15, 16 पेपर्स आए, उसमें एक एक पर बहस हुई। हम लोग की ओर से जो पेपर प्रस्तुत किया गया था वो एक बुकलेट के रूप में बाद में हम लोगों ने छापा, समाजवाद की समस्याएं, पूंजीवादी पुनर्स्थापना और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांतिकारी। तो एक काम ये चल रहा था। उस काम के बाद हम लोगों का टास्क ये था कि लॉन्ग लिव मार्क्सिज्म फोरम के तहत जो काम हम लोगों ने बहुत बाद में, अभी दिशा संधान जब निकल रहा है तो हाथ में लिया है, कि लॉन्ग लिव मार्क्सिज्म फोरम रिविजनिज्म की तरफ से बर्नस्टीन काउस्की के जमाने से
जितने अटैक्स हुए हैं, जितने डिबेट्स चले हैं, उन सारी चीज़ों को एक बार रिव्यू करेगा और अपनी पोजीशन रखेगा। मार्क्सिज्म के फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल प्लेन पे डिफेंड करने का एक मोर्चा खोला जाएगा और हम लोगों को एकदम पीछे जाकर के काउस्की और रोजा लग्जमबर्ग और कोलोंताई वर्कर सपोजिशन वगैरह के पीरियड से होते हुए, ट्रॉट्स्की वगैरह से होते हुए, लिउ शाओची, देंग सियाओपिंग के साथ क्या डिबेट हुआ, लॉन्ग लिव ग्रेट लीव फॉरवर्ड के पीरियड में, कल्चरल रेवोल्यूशन के पीरियड में, और सोशलिस्ट ट्रांजिशन को लेकर के जो दुनिया में डिबेट्स हैं, ये टास्क लिया गया। लेकिन हम लोग की ताकत नहीं थी तो हम लोग उसको नहीं कर पाए। वो टास्क बना रहा, बस जब थोड़ी ताकत हुई तो धीरे धीरे हम लोग उस काम को हाथ में ले रहे हैं। जैसे कि सोशलिस्ट, जैसे कि हम लोग अक्टूबर रेवोल्यूशन को समअप करते हुए सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स पर एक लंबी सीरीज अब दिया जा रहा है जो दिशा संधान में आ रहा है। उसमें ट्रॉट्स्की वगैरह सभी सिमट जाएंगे, वर्कर्स अपोजिशन वगैरह सब आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चाइना पर देंगे। इसी तरीके से आगे चल करके क्यूबन रेवोल्यूशन का थेरेटिकल, पॉजिटिव नेगेटिव थेरेटिकल केस, क्यों हम लोग क्यूबन रेवोल्यूशन की सबसे सीरियस थेरेटिकल कमजोरी क्या है और उसके पॉजिटिव्स क्या है वगैरह वगैरह, एक टास्क लिया गया था। उसको हम लोग नहीं कर पाए इसलिए कि 3-4 साल का समय तो अस्तित्व के संकट का समय था। उसको आज हम लोग कहते हैं नेस्टिस्ट मेंटेलिटी एंड हॉलीडे मेंटेलिटी। जैसे नए नए लोग होते हैं और क्रांति जब बहुत दूर दिखाई पड़ती है और चारों ओर पोस्ट मॉडर्निस्ट स्लोगन्स और एंड ऑफ हिस्ट्री वगैरह का शोर था, तो जिनकी थोड़ा मार्क्सवाद में आस्था भी होती है वो सोचते हैं कि क्रांति तो दूर है, थोड़ा खरामा खरामा आराम से जीते हुए, घोंसला वगैरह बनाते हुए किया जाए, हॉलीडे मेंटालिटी में किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, हो ही तो रहा है सब, थोड़ा 20 साल इधर 20 साल उधर, इतने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात इसकी नहीं है, ये लॉजिक सिंपल नहीं है, ये पूरा एक माइंड सेट है जो आपको क्लास स्ट्रगल की उद्विग्न और योद्धा मानसिकता से दूर ले जाता है और एक इंटेलेक्चुअल बना देता है। जैसे बहुत सारे लोग उस समय चले गए, जिसकी क्षमता थी वो एनजीओ में जाके इंटेलेक्चुअल हो गया और जिसकी क्षमता नहीं थी वो कोई छोटा मोटा काम करने लगा। किसी के बाप के पास पैसा था तो उसने उसके लिए प्राइवेट कॉलेज खोल दिया, और 3-4 साल का एक संकट का दौर था। लेकिन इसी समय हम लोगों ने ये जो अध्ययन शुरू किया 91 में, आइडियोलॉजी के अलावा, वो अध्ययन था इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड कल्चर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये नौ उदारवाद के दौर की जो अर्थ, उस समय लिटरेचर भी बहुत कम था, छिटपुट आर्टिकल्स थी, कुछ आर्टिकल्स मंथली रिव्यू में आते थे, उनका भटकाव पता ही है। वो सारी चीज़ों को प्रोडक्शन रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, एक्सचेंज रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो सोशलिस्ट ट्रांजिशन की बात हो, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन की बात हो, सोशलिज्म के प्रॉब्लम्स को समझने की बात हो, उनकी अप्रोच की एक सीरियस बाधा है मंथली रिव्यू स्कूल जो पॉलिसी जी वगैरह का है। लेकिन कुछ बातें वो ठीक कह रहे थे, जैसे जो वित्तीयकरण और फाइनेंस कैपिटल के, जिसको वो अंतिम विजय की बात करते थे नवउदारवाद के दौर में, ये बात वो ठीक करते थे। दूसरी बात, प्रोडक्शन रिलेशंस में जो परिवर्तन आए उस पर हम लोगों को सबसे पहले एक स्टडी मिली, बारबरा एरन राइश और एक और राइटर थी, जिसमें उसने माकीला डोरा फैक्ट्रीज की स्टडी की थी, जहाँ पर कि मेक्सिको बॉर्डर पर जितना श्रम सघन कार्य है, जहाँ श्रम सस्ता है उधर होता है, और बाकी जो काम है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रबंधन वगैरह का वो होता है अमेरिका साइड में। इस प्रकार की 200 फैक्ट्रीज थी उस समय। इसके बाद और कुछ स्टडीज़ आई जिसमें हम लोग को पता चला कि किस तरीके से पूरे फोर्डिस्ट असेंबली लाइन और टेलर सिस्टम मैनेजमेंट को तोड़ करके एक फ्रैगमेंटेड अदृश्य ग्लोबल असेंबली लाइन पर काम करके और पूरे वर्किंग क्लास को किस तरीके से कहा जाए कि पेरिफेरलाइजेशन ऑफ लेबर, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर, कंट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, कुल मिलाकर के ये कि ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ना श्रम शक्ति को, उसके साथ पूंजीवाद का संकट हल करने के लिए यह आ रहा था और ये उलट करके अपनी पारी में पूंजीवाद के संकट को और बढ़ा रहा था। वो स्टडी हम लोगों की शुरू हुई
और कमोबेश जिसको कि हम लोगों ने एलाबोरेट करके सारे तथ्यों और सारे विरोधी उसके जवाब विरोधी स्टैंड्स के जवाब के साथ एक सेमिनार करके 2 साल पहले रखा। लेकिन हम लोग की आम दिशा तय हो चुकी थी 98-99 तक। एक बार और सिद्ध हुआ, एक बार और यह पुष्ट हुआ कि नव उदारवाद के इस दौर में दुनिया के पिछड़े से पिछड़े कोनों में भी कुछ अपवादों को छोड़ करके दुनिया अब समाजवादी क्रांति ही मेन ट्रेंड नहीं, डोमिनेंट ट्रेंड बन चुका है, वर्चस्वकारी ट्रेंड बन चुका है, वो छा चुका है। दूसरी बात, मजदूर वर्ग को संगठित करने की रणनीति में बदलाव करना होगा। ये बात हम लोग कब से कह रहे हैं, उसको हम लोग कॉन्क्रीटाइज करते गए। ये हम लोगों ने पहली बार कहना शुरू किया 98-99 में। तीसरी बात जो हम लोग को इस बीच समझ में आई कि भारत में मजदूर वर्ग के उन्नत चेतस मजदूरों का एक ऐसा पेपर जो पार्टी बिल्डिंग में एक भूमिका निभाता है, इस्क्रा का कंसेप्ट जो पहली बार लेनिन ने फ्रॉम वेयर टू बिगिन आर्टिकल में दिया और फिर उसको एलाबोरेट किया क्या करेंगे। तो हम लोगों ने जब देखा कि भारत के इतिहास में इस्क्रा टाइप लोक जितना संशोधनवादी पेपर है, इनकी भी बात छोड़ दीजिए, 51 के पहले भी पार्टी आर्गन्स जो निकलते थे उनका नेचर अलग था। आप कह सकते हैं कि जारिया इस्क्रा टाइप मिला हुआ, फंडा क्लियर नहीं था कोई। और एक ऐसा पेपर निकलना चाहिए जो उन्नत चेतस मजदूर को समर्पित हो, जो ट्रेड यूनियन चेतना को समर्पित ना हो, जो क्रांतिकारी चेतना को समर्पित हो, जो क्रांतिकारी चेतना को डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के तक पहुंचाए, जो सीधे मजदूर वर्ग से उसके ऐतिहासिक मिशन की बात करे। इस प्रकार का एक पेपर होना चाहिए जिसके तहत हम लोगों ने मजदूर अखबार की शुरुआत की। उस मजदूर अखबार को उसके जैसी हम लोगों की सोच थी, उस सोच के सांचे में ही फिट करने में काफ़ी समय लगा, इसलिए हम लोग के पास इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल वर्कफोर्स नहीं थी और क्राइसिस काफ़ी रहती थी। इस बीच जितने लोगों से राजनीतिक मतभेद हुए विभिन्न चीज़ों को लेकर के, वो हम उसके विस्तार में नहीं जाते। तो एक कि ऐसा मजदूर पेपर जो पार्टी बिल्डिंग का एक वो बने, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए मचान लगाया जाता है, पाड़ बांधे जाते हैं, यही चीज़ आगे बढ़ती है। और हम लोगों ने एक बात कही जिसमें कि फिर हम लोगों को गालियां पड़ी। हम लोगों ने कहा कि अब ये जो क्रांतिकारी संरचनाएं हैं, ढांचे हैं, इन क्रांतिकारी ढांचों को एमएल ऑर्गेनाइजेशंस, इन क्रांतिकारी ढांचों को मिला करके कोई ऑल इंडिया क्रांतिकारी ढांचा नहीं बन सकता है। यानी प्रश्न ढांचे का नहीं है, प्रश्न फार्म का नहीं। अगर इन ढांचों को एक हम मान लें कि ये तो क्रांतिकारी ढांचे हैं ही, विचारधारात्मक राजनीतिक पॉलिमिक्स होगी और सब लोग थियरी प्रैक्टिस से एक जगह पहुंच जाएंगे और एक ऑल इंडिया क्रांतिकारी पार्टी बन जाएगी। 70 में पार्टी बनी, कई लोग उसके पहले निकल गए, 71 से स्प्लिट की शुरुआत हुई और हर यूनिटी 2 स्प्लिट को जन्म देती है या 4 स्प्लिट को जन्म देती है। स्प्लिट्स विद इन स्प्लिट्स होते होते कई विसर्जित हो गए, कई संशोधनवादी कैंप में चले गए और 30 साल बीतने के बाद भी कोई सोचता है कि इन्हीं संगठनों को मिला देने से बन जाएगी तो किसी भ्रम में जी रहा है। एम्पिरिकली भी ये बात दिमाग को जमेगी नहीं। थ्योरेटिकली हम लोगों ने फिर वही लॉजिक रखा कि ये डेड बॉडीज इंटरैक्ट करके रिप्रोड्यूस नहीं करती। ये पॉलिमिक्स कोई हेल्दी पॉलिमिक्स नहीं है, बस ये यूं ही सवाल जवाब कुछ हो रहा है। इससे कोई ऑल इंडिया पार्टी नहीं बन सकती है, पॉलिमिक्स होती रहेगी लेकिन उसे नहीं बन पाएगी। इसलिए अब कंटेंट का फार्म प्रधान बन गया है। ये बॉडीज डिसइंटीग्रेट हो रही है, ये एरोड कर रही हैं, डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, ये अपने क्रांतिकारी चरित्र को खो रही हैं। हम ये नहीं दावा करते कि एक एक क्रांतिकारी संगठन पूरी तरह खो चुका है, लेकिन मूलतः और मुख्यतः खो रही हैं और एक गलत लाइन को प्रैक्टिस करते करते डॉगमा में लंबे समय तक जीते जीते ये सीरियस आइडियोलॉजिकल डेविएशन का शिकार हो चुकी है। तो अब पार्टी फॉर्म करने की बात नहीं है, फॉर्मेशन की बात नहीं है, बिल्डिंग की बात है, कंटेंट की बात नहीं। यानी कि ठीक है, बहस विचार चलता रहेगा, लेकिन नए बोल्शेविक तत्वों की समाज से भर्ती करके नए सिरे से उन्हें साइंस ऑफ रेवोल्यूशन
पढ़ा सिखा करके आपको प्रयोगों के कुछ लाइट हाउसेस बनाने पड़ेंगे, और प्रयोगों के उन लाइट हाउसेस की रोशनी में जो रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स हैं वो अट्रैक्ट होकर के अब आएंगे। मुख्य पहलू यह होगा, सेकेंडरी पहलू होगा फॉर्मेशन, फॉर्म का पहलू। तो ये बात हम लोगों ने कही पहली बार 98-99 में, और फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। औद्योगिक मजदूरों में कुछ काम किया, कुछ भटकाव आए, एक आध जगह हम लोगों ने बड़े झटके लगे। एक झटका हम लोगों को लगा जब एक रेल की आर्टिजन एंड टेक्निकल स्टाफ यूनियन 5th पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और उस समय वो पूरी यूनियन ही विद्रोह करके हम लोग के साथ आ गई थी, और एक हम लोगों ने रेल मजदूर अधिकार मोर्चा बनाया था। उसमें अपने ही जिम्मेदार साथियों के संकीर्ण अर्थवादी भटकाव के चलते वो बर्बाद हो गया। इसी तरीके से तराई के क्षेत्र में हम लोगों ने 8-10 कारखानों को लेकर के ठीक ठाक काम संगठित किया और सफलतापूर्ण कारखाना केंद्रित लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उन सफलता के नशे ने कारखाना केंद्रित लड़ाइयों के अर्थवाद में ले जाकर के धंसा दिया, उसको भी हम लोगों ने समाप्त किया। ऐसा ही सबसे बाद में गोरखपुर में हुआ, जब एक आंदोलन जाकर के इसी तरीके से कारखाने कारखाने में मजदूरों के इमीडिएट मांगों को लेकर के और नो पॉलिटिकल वर्क, उसमें एडवांस्ड एलिमेंट्स को लेकर के हम उन्हें मार्क्सवाद देने की कोशिश करें, हम उन्हें अलग से अध्ययन मंडलों में संगठित करें, हम कुछ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें, कुछ उनके बीच वर्किंग क्लास का वह जो फासिज्म के विरुद्ध बहुत जरूरी है, एक सोशल मूवमेंट का जवाब, एक रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट होगा, रिएक्शनरी सोशल मूवमेंट का जवाब, तो उस दिशा में कोई काम इस तरीके से नहीं किया गया। तो ये 3-4 झटके लगे, बावजूद इसके उसके बाद हम लोग का चूंकि लाइन ज़्यादा से ज़्यादा मजती गई, रिफाइन होती गई और सत्यापित होती गई, इसलिए वो फिर जो है दिल्ली में कई क्षेत्रों में फैला, हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में, पंजाब में एक सेटबैक लगा कि वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे, और वो फिर एक तरीके का वहाँ पर नेशनलिज्म का और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक भटकाव चल रहा है, जो वहाँ के मजदूर आंदोलन को भी खा जाएगा, निश्चित खा जाएगा। अगर इसलिए कि ये भटकाव हम लोग इस मूवमेंट में देख चुके हैं 80 के दशक में। 80 के दशक में ये भटकाव आया था दक्षिण भारत के कुछ संगठनों में और पंजाब के एक संगठन में, और वो विसर्जित हो गए। हम लोगों ने उनसे लंबी बहसें चलाई थी कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के भीतर किसी भी प्रकार का नैरो नेशनलिस्टिक डेविएशन और किसी भी तरीके का लिंग्विस्टिक या नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का डेविएशन अगर आएगा तो उसको आप पैच वर्क से नहीं ठीक कर सकते हैं, आप खत्म हो जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे, आप उसके साथ आपको रेडिकल रप्चर करना पड़ेगा, उसको पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। तो एक थोड़ा झटका है, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। मूवमेंट 2 लाइन स्ट्रगल के द्वारा आगे बढ़ता है और हमेशा एलियन ट्रेंड्स, विजातीय लाइनों से पीछा छुड़ाकर, उन्हें कुचल कर, उन पर विजय हासिल करके ही दुनिया में कोई क्रांतिकारी संघर्ष आगे बढ़ता है। वो पेटी बुर्जुआ इंटेलिजेंसिया इसको अलग तरीके से देखती है। वो झगड़ालू होने और स्प्लिटर होने का चार्ज वो लेनिन पर और बोल्शेविकों पर भी बहुत ज़्यादा लगा था। उसकी चिंता हम लोगों ने न पहले कभी की, न आज उसकी चिंता करते हैं। हम लोग अपनी बात विनम्रता से रखते हैं, लेकिन दृढ़ता और कंसिस्टेंसी के साथ रखते हैं, और किसी भी स्ट्रगल को उसके लॉजिकल कल्मिनेशन तक पहुंचाने में यकीन करते हैं। तो अगर हम केवल मजदूर आंदोलन की बात करें तो महाराष्ट्र के कुछ पॉइंट्स पर, कई देश के कई अलग अलग हिस्सों में, और वो कोई मुख्य चर्चा इस तरीके से गिनाना नहीं बनता, इसलिए मैं तो ये चर्चा में कभी कहता नहीं। मतलब आज हम लोग कई प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में, एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में और चुनिंदा कुछ जगहों पर रूरल प्रोलेटारिएट के भीतर भी समाजवादी क्रांति की आम दिशा को लेकर, लेबर और कैपिटल के बीच के कंट्राडिक्शन की आम दिशा को लेकर के ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हम लोग सीधे कहते हैं कि मजदूरों में आपको 3 तरीके से काम करना पड़ेगा। एक, पारंपरिक ट्रेड यूनियन वर्क कुछ संशोधनों के साथ। क्या संशोधन? अब फैक्ट्री केंद्रित ट्रेड यूनियन ये
इस प्रकार से फोर्डिश असेंबली लाइन के टूटने के बाद नहीं चलेगा। इलाका केंद्रित, नेबरहुड बेस्ड या पेशा केंद्रित ट्रेड यूनियन, ये हो गया ट्रेड यूनियन वर्ग। नंबर दो आपको डायरेक्ट स्क्रा मॉडल को लागू करते हुए मजदूरों के मार्क्सवादी अध्ययन मंडल संगठित करने के लिए एक पेपर को आधार बना करके जो डायरेक्ट पॉलिटिकल वर्क करना, मजदूर वर्ग तक उसके ऐतिहासिक मिशन को लेकर जाने का काम। और नंबर तीन के बारे में थोड़े में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं जन दुर्ग का काम, उसको हम लोग कहते हैं। और वो बात तुम्हारी उस फासिज्म वाली बात से जाके जुड़ती है कि फासिज्म वाली बात को भी मैं इसी लंबे वक्तव्य में समेट दे रहा हूँ कि जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि फासिज्म ग्रासरूट स्तर से खड़ा किया गया पेटी बुर्जुआ क्लास का एक आर्क रिएक्शनरी सोशल मूवमेंट है। आप किसी चुनावी पार्टी गठबंधन से फासिज्म को सत्याच्युत करके फासिज्म को खत्म नहीं कर सकते हैं, वो रहेगा और उभरता रहेगा। अगर आज मोदी सरकार सत्ता में ना हो तो इसका मतलब ही नहीं कि फासिज्म खत्म हो गया या फासिज्म पीछे चला गया। इसका जवाब केवल और केवल मजदूर वर्ग के नेतृत्व में सभी मेहनतकश वर्गों का एक रेडिकल सोशल मूवमेंट, और जब हम रेडिकल सोशल मूवमेंट कह रहे हैं तो उसमें जो है हम इस बात को जोड़ के चल रहे हैं कि वो जेंडर के सवाल को भी लेगा, वो कास्ट के सवाल को भी लेगा। वो अगर एक सही क्लास कॉन्शियसनेस देना है तो हमें सोशल मूवमेंट इन सारे सवालों को लेता है और वो इन सारे सवालों को लेगा। और वह सोशल मूवमेंट एक आती जाती आंदोलनों के लहर जैसा नहीं होगा, वो खूंटा गाड़े हुए होगा। वो किस रूप में होगा? हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी पड़ेगी। हमें उस प्रकार के, जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसका सादृश्य, ऐतिहासिक सादृश्य निरूपण, हर सादृश्य निरूपण 100% नहीं होता है, लेकिन अगर किसी हद तक करना हो तो उन सिटी काउंसिल्स, ग्रीस और इटली के क्रांति के दौर के फैक्ट्री काउंसिल्स और सोवियत क्रांति की सोवियत जो थी, उनसे हम कर सकते हैं कि मजदूर वर्ग के पैरेलल इंस्टीट्यूशंस जो बेहद छोटी छोटी शुरुआतें होगी और स्पॉन्टेनियस तरीके से उन क्रांतियों में सिटी काउंसिल्स वगैरह पैदा हुए थे, लेकिन स्पॉन्टेनियस तरीके से संघर्ष का कोई रूप अगर पैदा होता है और वह कारगर होता है तो उसे वर्ग का हरावल फिर रिफाइंड और उन्नत रूप में पैदा करता है और उन्नत रूप में पैदा करके इस्तेमाल करता है। तो क्रांतियों के इस दौर में हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताएंगे कि जैसे कि ढेर सारे मजदूरों के हम कोऑपरेटिव मेस बनाते हैं, हम मजदूरों के बच्चों के पढ़ने की संस्थाएं, जिम, लाइब्रेरी और इसी के साथ साथ कल्चरल ट्रूप्स, सांस्कृतिक कार्यशालाएं, मजदूर मेला वगैरह वगैरह लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो मजदूर वर्ग ज़्यादा संगठित होकर के, और हम ही नहीं करते रहेंगे, वो जन संगठन के रूप में नहीं, हम माने हरावल वर्ग की इनिशिएटिव को और क्रिएटिविटी को जगाएगा और उसकी कलेक्टिव इनिशिएटिव और कलेक्टिव क्रिएटिविटी को जगा करके उसे इन चीज़ों को हैंड ओवर करेगा। आइडियोलॉजिकल गाइडेंस रहेगी उस पर। तो एक तरीके का इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम। अगर इस तरीके से हम देखें, जैसे बहुत निराशावादी किस्म से बातें होती हैं जब कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ता है, ख़ासतौर पर इंटेलिजेंसिया के बीच में, लेकिन जो आदमी दिल्ली देखा है, मुंबई देखा है, कोलकाता देखा है, चेन्नई के आउटस्कर्ट्स के इंडस्ट्रियल एरिया को देखा है, इवन हैदराबाद वगैरह के उसको देखा है, कोस्टल सिटीज़ के इंडस्ट्रियल टाउन उसको देखा है, वो 13 लाख लोगों की नोएडा की या 15 लाख लोगों की खोड़ा कॉलोनी और बवाना नरेला एरिया की 14-15 लाख आबादी की घनत्व को देखा है। वो आसानी से शायद उसको विजुअलाइज कर सकता है कि इन इलाकों के मजदूरों में एक लंबे सघन ग्रासरूट वर्क के बाद, जो कि हम लोग कर रहे हैं, और उसके प्रयोगों और नतीजों की चर्चा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि फिर वो लगने लगता है जैसे कि ठाकुर अपनी कुछ प्रशंसा की जा रही है, असफलता का ज़्यादा गुण गाया जा रहा है। बस उतना ये कहेंगे कि हम लोग की
जितने प्रयोग चल रहे हैं वो हम लोगों की आम दिशा को सत्यापित कर रहे हैं और एडवांस्ड कर रहे हैं, और फॉर्म्स में से नए फॉर्म्स निकल रहे हैं। तो मजदूर मोर्चे पर 3 तरीके से काम करने पड़ेंगे। ट्रेड यूनियन वर्क कुछ संशोधनों के साथ, नंबर 2 जो पॉलिटिकल वर्क जो एक मजदूर अखबार के इर्द गिर्द संगठित होगा, और तीसरा जो सोशल मूवमेंट खड़ा करना, इंस्टीट्यूशन बनाना, और यहीं से वो शक्ति पैदा होगी जहाँ से कि मेहनत, अगर आप एक इस तरीके से संगठित कर लेते हैं मजदूर वर्ग को, तो जो इनकी गुंडा वाहिनियां हैं उनका मुकाबला करना, फासिस्टों की गुंडा वाहिनियों के खिलाफ इनका मुकाबला करना आसान हो जाएगा। फासिज्म के खिलाफ एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि आज वो जो लोक मोर्चा वाली और पॉपुलर फ्रंट वाली जो थीसिस थी वो आज की तारीख में लागू नहीं होती है। 27-28 में जो इंटरनेशनल के बीच में जो थीसिस मानी जाती थी, मतलब कि मजदूर वर्गीय संगठनों, पार्टियों, मंचों का एक व्यापक मोर्चा, हम नहीं कहते कि संयुक्त मोर्चा नहीं होगा, और तब तक मजदूर वर्ग, जब तक कि एक मजदूर वर्ग की पार्टी के अंतर्गत सारे मजदूर वर्ग संगठित नहीं हो जाएगा, तब तक फांसीवाद के विरुद्ध लड़ाई ही नहीं होगी। मजदूर वर्ग के विरुद्ध अगर कोई क्रांतिकारी संगठन एक सही दिशा देते हुए फांसीवाद के विरुद्ध एक ताकत, एक संगठित शक्ति के रूप में छोटे पैमाने पर भी दिखाई पड़ता है, तो क्रांति की आम दिशा और अन्य तमाम मसलों पर मतभेद रखते हुए भी ऐसे कुछ मजदूर वर्गीय संगठन हो सकते हैं जो कम से कम फासिज्म के विरुद्ध रेडिकल स्ट्रगल में आपके साथ आकर के खड़े हों और संयुक्त मोर्चा बनाएं। आज यही संभावना है। आज किसी प्रकार कोई भी बुर्जुआ पार्टी, कोई भी ऐसी बुर्जुआ पार्टी जो रीजनल बुर्जुआजी की पार्टी है, ये रीजनल बुर्जुआजी मजदूरों का उत्पीड़न करने में बड़ी बुर्जुआजी से ज़्यादा दमनकारी, ज़्यादा बर्बर और ज़्यादा निरंकुश है। आप दिल्ली में देखेंगे जो छोटा कारखानेदार है वो बड़े कारखाने के मजदूर के मुकाबले उसके छोटे, उसके वर्क जो 100 मजदूरों को लेकर के दफ्ती का डिब्बा बनवाता है, जाकर जो प्लास्टिक की चप्पल बनवाने का काम करता है, जाकर के उसकी बर्बरता देखिए, वो कहीं से सर्वहारा का मित्र नहीं है। और वो फासिज्म का सोशल बेस है। ये जो गांव के कुलक्स हैं, ये रीजनल पार्टियों का, ये तो फासिज्म के रूरल बेस हैं। तो अभी इसको ठीक से, चूंकि फासिज्म की जो सैद्धांतिकी है, फासिज्म की जो को लेकर के मार्क्सिस्टों में जो डिबेट्स चली है, इवन जो हिंदुस्तान में उपलब्ध है, एक तो लेफ्ट वर्ड ने ही एक संकलन छापा है, उस सारे संकलन में कई लेख हैं जो सीपीएम के विरुद्ध जाते हैं, सीधे से उनके विरुद्ध जाते हैं। अब उन्होंने छाप दिया है इसलिए कि वो जानते हैं कि उनके काडर पढ़ते नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से उत्साह पटनायक के तमाम लेख सीपीएम की जनवादी क्रांति के लाइन के विरोध में चले जाते हैं और फिर वो उसको जैसे तैसे बैलेंस करती हैं, उसी तरीके से वो फासिज्म का संकलन भी है उनका। एक कार्नर स्टोन पब्लिकेशन ने छापा है, बहुत बढ़िया संकलन है, बहुत बढ़िया संकलन है, उसको पढ़ा जाना चाहिए। लोगों को मार्क्सवादियों के भीतर सेकंड वर्ल्ड वार के पहले और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद फासिज्म की समझदारी को लेकर के जो बहस चली है वो बहस से परिचित नहीं है। तो 10 अंधे जैसे हाथी को देख रहे थे कि कोई सूंड को पकड़ के कह रहा था कि हाथी तो ऐसा होता है, तो दूसरा अंधा उससे पॉलिमिक्स कर रहा था जो उसके पैर को पकड़े हुए था, वो पॉलिमिक्स करता था कि हाथी तो खंभे की तरह से होता है, कोई उसके पूंछ को पकड़ के। तो अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर के कभी कभी कुछ हास्यास्पद बहसें होती हैं। और ख़ास तौर पर आज के दौर में 30s के दौर के मुकाबले और विकसित यूरोप की ज़मीन के मुकाबले एक पोस्ट कोलोनियल सोसाइटी में जब फासिज्म पैदा होगा तो उसका रूरल बेस कहाँ बनेगा, कौन कौन क्लास उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसके विरुद्ध वर्गों की लामबंदी कैसे करनी होगी, इसकी कोई स्पष्ट समझदारी नहीं है। इसकी वजह से ढेर सारे लोग तो अभी भी लोक मोर्चा वाली बात कर रहे हैं कि बुर्जुआ पार्टियों के साथ भी बना लेना चाहिए। बहुत सारे मार्क्सवादी बुद्धिजीवी यहाँ पहुँच गए हैं, उनका डिफिटिज्म यहाँ पहुँच गया है कि वो कहते हैं कि कोई ना सही, अब तो सीपीएम वगैरह के भी आने की कोई संभावना नहीं है, अब तो किसी न किसी तरीके से इस देश को बचाना है तो कांग्रेस ही आ जाए, राहुल गांधी आ जाए,
तब भी थोड़ा सा जान बचाए। ये डिफिटिज्म की इंतहा है, सोशल डेमोक्रेसी, विकृत सोशल डेमोक्रेसी की इंतहा है। इतना इतना घटिया सोशल डेमोक्रेसी 30s में नहीं था जितना घटिया सोशल डेमोक्रेसी है। तो फासिज्म में हम समझते हैं एक ही रास्ता है, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में सभी मेहनतकश वर्गों को, और हाँ एक हिस्सा भूल जा रहा है कि और पेटी बुर्जुआ क्लास का रेडिकल हिस्सा, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, वो इंटेलिजेंसिया में है। पेटी बुर्जुआ क्लास का रेडिकल हिस्सा जोड़ करके एक ग्रास रूट लेवल से एक एक रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट खड़ा करना होगा। लॉन्ग टर्म लड़ाई है, शॉर्ट टर्म लड़ाई एक अलग चीज होती है। भाई रिप्रेशन, आज किसी बुर्जुआ नेता पर भी रिप्रेशन होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। इशू टू इशू मोर्चा आपका किसी सोशल डेमोक्रेट के साथ बन सकता है, और अगर उनको बहुत संकीर्णता नहीं दिखाएंगे तो हम समझते हैं कि क्रांतिकारियों को जरा भी संकीर्णता नहीं दिखानी चाहिए। जितने भी ऐसे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं जिनके साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर एंटी फासिस्ट स्ट्रगल में हमारा सीरियस मतभेद है, कोई बात नहीं, वो बात चलती रहेगी। तात्कालिक तौर पर राज्य सत्ता के रिप्रेशन के विरुद्ध हिंदू फंडामेंटलिस्ट गैंग्स के गुंडागर्दी के विरुद्ध अगर कहीं कुछ मोर्चे बनाने हैं, कुछ करने हो, तो उन सारे बुर्जुआ डेमोक्रेट्स के साथ, लिबरल इंटेलिजेंसिया के साथ और इस प्रकार के मंचों और प्लेटफार्मों के साथ इशू बेस्ड मोर्चा बनाने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। ये मोटे तौर पर फासिज्म के बारे में हमारी समझदारी है। तो मेरे ख्याल से जितना कहा जा सकता है कि जो हम लोगों की यात्रा रही काम की, एक नए लाइन की, और उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जा रही है, जैसे हम लोग उसको भी मैं समेट दे रहा हूँ, बल्कि याद आ गया अचानक। हम लोग ये कहते हैं, आज के पूरे दौर को भी एक पुस्तिका में लिखा है कि आज का जो दौर है वो लेबर और कैपिटल के कैंप्स के बीच वर्ल्ड हिस्टोरिक ग्रेट स्ट्रगल का, ग्रेट वार का एक राउंड खत्म हुआ है। सेकंड राउंड जो है शुरू होने के पहले जो बीच का पीरियड है, ये बीच का एक ऐसा अंतराल है जो अंधेरा भरा हुआ है। लेकिन इसके बीच जो पोलेमिकल डिबेट्स, जो स्ट्रगल्स, जो अतीत के क्रांतियों का समेशन, जो प्रोडक्शन रिलेशंस की स्टडी, जो इम्पीरियलिज्म के मॉडस ऑपरेंडी में जो बदलाव आए हैं, जो स्ट्रगल चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जैसे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, चीज़ें प्रेसिपिटेट हो रही हैं। नए राउंड के स्ट्रगल के लिए नई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फोर्सेस गोलबंद होगी। वो कहाँ होगी इसके बारे में तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि वो विकसित उत्पादक शक्तियों वाले किन देशों में ये प्रक्रिया होगी। वहाँ से तब तक के दौर को हम लोग कहते हैं कि ये न्यू प्रोलेटारियन रेनेसां एंड न्यू प्रोलेटारियन एनलाइटेनमेंट का दौर है। न्यू प्रोलेटारियन रेनेसां यानी पुरानी क्रांतियों के जिन सबकों को भुला दिया गया है और जो सबक आज भी रेलेवेंट है उनको एक बार तरोताजा करना और क्रांतिकारियों को, नई पीढ़ी को उससे शिक्षित करना, वो उन्हें हैंड ओवर करना। और न्यू प्रोलेटारियन एनलाइटेनमेंट मतलब कि पुरानी क्रांतियों की उंगली पकड़ करके नई क्रांतियां नहीं चलती हैं। पुरानी क्रांतियों से सीख करके अपने दिमाग पर जोर देकर आज के उत्पादन संबंधों का, आज की दुनिया का अध्ययन करके इन क्रांतियों को मार्क्सवादी लेनिनवादी लॉजिक को कमांड में रखते हुए अपनी दिशा निकालनी होगी। पुरानी क्रांतियों की कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी होगी। एनलाइटेनमेंट का पीरियड, तो न्यू प्रोलेटारियन रेनेसां एंड न्यू प्रोलेटारियन एनलाइटेनमेंट। बुर्जुआ रेनेसां और बुर्जुआ एनलाइटेनमेंट से एंटायरली अलग चीज है। ये दोनों टास्क एक दूसरे के साथ फ्यूज किए हुए हैं और ये दोनों काम साथ साथ इस बीच के अंतराल में हो रहे हैं, जो क्रांतियों के, जो वर्ल्ड हिस्टोरिक स्ट्रगल का जो नया राउंड होगा पूंजी और श्रम के शिविरों के बीच में, उसकी आम दिशा तय करके, और एक बार जब प्रयोग कहीं से शुरू होता है तो फिर सिलसिला चल निकलता है। ये हम लोगों ने इस पर एक अलग से बुकलेट भी है और ये बात हम लोग 15-20 साल से कह रहे हैं। न्यू प्रोलेटारियन रेनेसां, न्यू प्रोलेटारियन एनलाइटेनमेंट और अक्टूबर क्रांति के सेकंड एडिशन, इसकी बात, ये आइडियोलॉजिकल प्लेन पर ये बात करते हैं। जी, एक आखिरी सवाल जो आपसे पूछना है, क्योंकि आप राजनीतिक संगठनकर्ता के साथ साथ एक संस्कृति कर्मी भी रहे हैं,
आज के दौर में विशेष तौर पे जो सांस्कृतिक मोर्चा है, और जब मैं कह रही हूँ आज के दौर में, तो उसका एक मतलब फासीवादी उभार से भी बनता है। सांस्कृतिक मोर्चे पर आज क्या मुख्य कार्यभार बनते हैं? क्योंकि आमतौर पे लेफ्ट के सर्कल्स में भी देखा गया है कि आर्ट को, कल्चर को, लिटरेचर को बहुत ही इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तरीके से लिया जाता है कि ये कोई एक औजार है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। तो उसकी क्या डायलेक्टिकल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक सर्वहारा नजरिए से, उस पर अगर आप अपनी एक आखिरी बात केंद्रित करें। ठीक, देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा कि अगर कोई हमसे पूछे कि क्या आज कोई क्रांतिकारी सांस्कृतिक कामों की क्रांतिकारी दिशा को लेकर कोई सांस्कृतिक मंच या संगठन बनाए जाने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा कि नहीं। उसके बिना एक फेज का काम उसके बिना संभव है और किया जा सकता है। संस्कृति के मोर्चे पर भी जो पहला काम बनता है, अगर आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त जो आइडियोलॉजिकल अटैक है बुर्जुआजी की ओर से, वो सांस्कृतिक मोर्चे पर है। ढेर सारी फिल्में हैं जिन फिल्मों को, जो फिल्में अपनी प्रकृति से पॉलीफोनिक है, एक आम दर्शक जाता है और वो उनसे मनोरंजन करके एक स्तर पर अपने तय कॉन्शियस लेवल पर अर्थ लेकर के एक आता है और सब कॉन्शियस लेवल पर एक अर्थ वो फिल्म संप्रेषित करती है। वो बहुत ही खतरनाक तरीके से बुर्जुआ वर्ल्ड व्यू को, बदलाव के प्रति डिफिटिज्म, यथार्थ की वस्तुपरकता को नकारना, मैट्रिक्स से लेकर के वो जो मार्टिन स्कॉर्स वो जो फिल्म थी, मतलब ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिस पर कि एक लिखा भी गया था उसमें, नांदी पाठ में एक फिल्म थी मार्टिन, हाँ उसकी सुपर हीरोज की बात वाला अलग था, शटर आइलैंड। इसके अलावा आज का सुपर हीरो, ये 70s में जो सुपर हीरो आया था वो नहीं है, ये अलग किस्म का सुपर हीरो है। इस सुपर हीरो के अंदर मानवीय उसका लेश मात्र नहीं है, मतलब है भी तो एकदम आभासी है। वो जॉम्बी अब अच्छा काम करते हुए भी उसके अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का यंत्र मानव जैसा स्वरूप है, और कुछ सीधे साधे पॉपुलर भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं और कुछ ऐसी बहुत जटिल संरचना वाली फैंटेसी की नेचर की भी फिल्में आ रही हैं, पश्चिम से भी आ रही हैं और हमारे देश में भी ऐसी फिल्में बन रही हैं। सोशल डेमोक्रेटिक अप्रोच से सोशल डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स पिट गई है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक अप्रोच की और पेटी बुर्जुआ रिफॉर्मिज्म की, जैसे कि हमारा देश चूंकि एक बहुत जाति का, जेंडर, इतने इतने स्तरों पर बहुत नंगा शोषण उत्पीड़न रहा है कि अगर एक पेटी बुर्जुआ लिबरल फ्रेमवर्क के भीतर भी जेंडर के ऑपरेशन को लेकर के कोई फिल्म कोई बात करती है तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। वो फिल्म एक सीमा से आगे नहीं जा रही है, और जिस बर्बर संस्कृति पर वो चोट कर रही है वो बर्बर संस्कृति मरणशील है। उस बर्बर वो अपने पुराने रूप में जीवित नहीं रहेगी, वो नए रिफाइंड रूप में जीवित रहेगी। जैसे कि आज मेल शावनिज्म का जो पुराने रूप हैं वो नए रूप नहीं ले तो नहीं चल सकते, वो नए रूप में, रिफाइंड रूप में ज़्यादा जीवित रहेंगे। तो एक तो ये है कि इसके अलावा थ्योरेटिकल प्लेन पर हम देखें, पोस्ट मॉडर्निज्म का एरिना जो है वो कहे कि वो फिलॉसफी दो फील्ड्स में काम करती है, एक हिस्ट्री और दूसरा हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कल्चर के फील्ड में। जितना भी ये पोस्ट मॉडर्निस्ट विचार सरणियाँ हैं, ये सारी की सारी कल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। और अगर आप उनका लेखन पढ़िए, ये जो जितने होमी जे भाभा और वो जो महिला है गायत्री स्पिवाक, इनकी राइटिंग्स देखिए, एक हद तक उनका जवाब कुछ दिया है। या जिन लोगों का की दुनिया में बहुत ख्याति है लेकिन दार्शनिक तौर पर जो बहुत खतरनाक जगह पर, जैसे एडवर्ड सईद, दार्शनिक तौर पर ठीक है, फिलिस्तीन पर उनका जो भी सवाल हो, प्रो पीपुल हो, लेकिन दार्शनिक तौर पर जो उनकी थीसिस है वो बहुत खतरनाक जगह पे खड़ी है। इन सारी चीज़ों पर एक हद तक कुछ मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स ने लिखा है,
लेकिन आप उससे संतोष नहीं कर सकते हैं कि एलेक्स कलिनिकोस और टेरी गल्टन और क्या नाम है एजाज अहमद ने उनका जवाब दे दिया। वो सारे जवाब खंडित हैं, अधूरे हैं, और कहीं कहीं जवाब देते देते जवाब देने वाला निहायत गलत बात कह जाता है। तो एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट स्टैंड से हम समझते हैं कि आज जो कल्चरल फ्रंट पर एक काम बनता है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में एक तो ये बनता है कि आज जो हमारे सामने ये नई नई थीसिसें आ रही हैं, लेटेस्ट उसमें जुड़ा पोस्ट ट्रुथ की बात जो की जा रही है, उत्तर सत्य, अब उन सारी चीज़ों पर ढंग से लिखा जाए, जैसे कि कम्युनिस्टों को लिखना चाहिए, बहुत ढंग से इनकी धज्जियाँ उड़ा दी जाए। जो इंटेलेक्चुअल्स काम कर रहे हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे मंथली रिव्यू स्कूल ने डिफेंस ऑफ हिस्ट्री निकाला, स्पेशल इशू एक, कालिनिकोस ने एक काम किया है, तो ट्रॉट्स्की पंथी उन्होंने भी एक काम किया है, ये क्या नाम है फ्रेडरिक जेम्सन ने किया है, लेकिन फ्रेडरिक जेम्सन के अपने गंभीर भटकाव हैं। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट मॉडर्निस्ट ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज पर काम किया है। इसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम बनता है, जिसको हम न्यू प्रोलेटारियन रेनेसां के काम से जोड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को एकदम पढ़े लिखे लोग क्रूड बातें करते हैं कि वो तो साहित्य कला के क्षेत्र में मार्क्सवादी इकोनॉमिक रिलेशंस या मटेरियल उसकी ज़्यादा बात करते हैं। उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, उनको तो चुप कराने के लिए तो सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी जा सकती है। वल्गर मटेरियलिज्म के खिलाफ फ्रेडरिक एंगल्स के 3 लेटर्स हैं, वो बताते हैं कि तो वल्गर मटेरियलिस्ट कहते हैं, तो हम कहते ही नहीं। और सुपर स्ट्रक्चर और बेस के डायलेक्टिकल रिलेशनशिप की बात को बहुत क्लियर करके बताते हैं कि इकोनॉमिक बेस से या सब स्ट्रक्चर से जन्म लेने के बाद वह उलट करके सब स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करती है। अब इन लोगों ने पुरानी कुछ बहसें देखी ही नहीं। कला साहित्य के क्षेत्र में हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मैंने बात की, उन्हें यह पता ही नहीं है कि मार्क्सिस्ट थ्योरेटिक्स को डेवलप करने में मेहरिंग और प्लेखानोव का काम क्या था। उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस से हिस्टोरिकली जोड़ा कला और साहित्य को, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी, वो था एक प्रकार का मटेरियलिस्टिक रिडक्शनिज्म या एक प्रकार का क्लास रिडक्शनिज्म, जिसके तहत वही प्लेखानोव की थीसिस को मानने वाले लोग टॉल्स्टॉय के बारे में बोले थे कि अभिजनों के घोंसला के चितेरे, और लेनिन क्या कहते हैं, रूसी क्रांति का दर्पण। उनके आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शंस, उनके रिएक्शनरी एस्पेक्ट को बताते हैं, उनके सारे कंट्राडिक्शंस को बताते हैं, और बताते हैं कि रूसी किसान, ये किसान प्रधान देश की जो आत्मा है और किसानों की जो एस्पिरेशंस हैं और जो क्रांति की चाहत है वो कैसे आती है, और यही नहीं क्लास रिलेशंस वगैरह को जैसे टॉल्स्टॉय रखते हैं। उसके बाद जो काम होता है, पुर्लित्कुल्ट का पीरियड आता है, फिर एक बार एक ए हिस्टोरिक अप्रोच आता है। पुर्लित्कुल्ट, मार्क्सवादी, आइजेंस्टाइन भी उसमें कुछ दिन तक जुड़े हुए थे। एक बहस चलती है, जो लोग ये समझते हैं कि मार्क्सिस्टों ने और ख़ास तौर पर सोवियत संघ में, ये कुछ मार्क्सिस्ट भी कहते हैं कि सोवियत संघ में ज़्यादा काम नहीं हुआ, वो तो बहुत मैकेनिकल हो गया और पार्टी डायरेक्शन देकर काम करवाती रहे, उनको कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि पुर्लित्कुल्ट के ऊपर लेनिन ने क्या लिखा, लुनाचार्स्की ने क्या बहस चलाई। हम केवल नाम गिना दें, मिखाइल लिप्सिक जब रिसर्च करने गए तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे रियाजानोव, उनका कहना था कि मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर लिप्सिक का जब किताब आई थीसिस, मार्क्स का कला दर्शन, तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम सही थे। अब लुकाच और ब्रेस्ट का जो डिबेट चल रहा था यूरोप में, वो उस डिबेट का एक्सटेंशन और मैनिफेस्टेशन रूस में चल रहा था। रूस में आइजेंस्टाइन और पुदोवकिन के बीच सिनेमा के क्षेत्र में, स्तानिस्लावस्की और मेयरहोल्ड और वाख्तांगो एक तरफ, थिएटर के क्षेत्र में, और ये डिबेट्स लंबी लंबी डिबेट्स हैं। एक डिबेट चली थी मिखाइल लिप्सिक, मार्क रोजेंथाल वगैरह, उसको एंजिल फ्लोरेंस ने एडिट किया, वो नेट पर उपलब्ध है, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर नाम से वो फिर ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी ने छापी थी। वो पूरी डिबेट इसी बात पर चली थी कि साहित्य जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन लेनिन का जो कहते हैं, वो किस रूप में होता है। एक उसका एक क्लास रिडक्शनिस्ट इंटरप्रिटेशन आ रहा था,
वो प्लेखानोव के उसकी तरफ जा रहा था, अभिजनों के घोंसला के चितेरे टॉल्स्टॉय की तरफ। दूसरा एक सही डायलेक्टिकल व्याख्या जो लिप्सित दे रहे थे, उसमें 12-14 लोगों ने हिस्सा लिया था, वो 2 साल तक वो बहस चली थी। इसके बाद यथार्थवाद के सवाल को ले ले कि लुकाचो प्रेस्ट की बहस जो चली वो तो उसका रूस में भी उसका प्रभाव था। यथार्थवाद को लेकर के बहस चली और गोर्की ने कहा रेवोल्यूशनरी रोमांटिसिज्म, प्रोलेटारियन लिटरेचर में नरेशन का फॉर्म केवल तफसीलों में वैसा ही बयान नहीं होगा जैसा कि हम बाल्जक में पाते हैं। उन्होंने एक नया टर्म इस्तेमाल किया, इसको भी लेकर के बहस है। पॉलीफोनी, दोस्तोयेव्स्की की आलोचना करते हुए पॉलीफोनी, जिसके बारे में अख्तर बाख्तिन के साथ जोड़ा जाता है, पहली बार पॉलीफोनी का कंसेप्ट को देने वाले और एलाबोरेट करने वाले लुनाचार्स्की हैं। तो लुनाचार्स्की, वोरोवस्की, वोरोंस्की भाषा शास्त्र के क्षेत्र में वोरोशिलोव, इन सारी बहसों के बीच 1934 के बाद बेशक एक खास तरीके का दर्शन के क्षेत्र में पूरी पार्टी का जो एक मेटाफिजिकल डेविएशन था, वो मेटाफिजिकल डेविएशन सोशलिज्म के स्ट्रक्चर को भी समझने में बाधा बना, और वही मेटाफिजिकल डेविएशन एक मैकेनिकल अप्रोच लेकर के आया था। लेकिन जदानोव की जो कुख्यात थीसिस है वो 1946 की है। 1934 में जो यांत्रिकता का भटकाव आया था, उस भटकाव के बावजूद सिनेमा के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में जितनी थ्योरेटिकल बहसें चली हैं, जो फिल्में बनी हैं, बहुत सारी फिल्में उपलब्ध हैं, बहुत सारे नाटक उपलब्ध हैं, वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उन सारी बहसों से लोग अपरिचित। यूरोप में जो काम हुआ है, ब्रेस्ट एक तो बहुत अच्छा संकलन छपा है जिसमें खास तौर पर अर्नस्ट ब्लॉक, वाल्टर बेंजामिन, अदोर्नो, लुकाच, ब्रेस्ट उस दौर में। अब इस काम से अलग फ्रैंकफर्ट स्कूल के लोग जो डेविएशन वाले जो काम हो रहे थे, इसके अलावा कल्चरल स्टेट पावर के कल्चरल ऑपरेटर्स की बात कौन करता है? अल्थूसर। कल्चरल स्टेट ऑपरेटर्स। और ग्रामशी ने ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन ग्रामशी का जितना काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब नई पीढ़ी में जो लोग लिख रहे हैं, मैं जिन लोगों को जानता हूँ या अपने साहित्यकार मित्रों से पूछता हूँ, और जो लिखा हुआ या फेसबुक पर कुछ इस तरीके के ब्लॉग्स हैं, तो अगर आपको कभी बहुत दुख में डूब जाना हो तो आप उनको देखिए। मुझे लगता है कि उनकी कोई सैद्धांतिक समझदारी नहीं है, उनकी कोई पढ़ाई नहीं है। तो मैं याद करता हूँ कि इससे ज़्यादा जब मूवमेंट एक यांत्रिकता के दौर में था और इस तरह की पढ़ाई लिखाई कम होती थी, क्या इस तरीके की पढ़ाई लिखाई करने को रोका जाता था, उस दौर में भी कुछ लोगों ने, हम लोग उसी दौर में पढ़े लिखे इन चीज़ों को। और आज साहित्य कला के क्षेत्र में देखिए, विचारहीनता के बिना एक अनुभववादी क्रांतिकारी साहित्य जो लिखा जा रहा है, उसके अंदर एक पॉपुलिज्म का भटकाव है और एक नॉस्टैल्जिया है। अतीत की जमीन पर खड़ा होकर के भविष्य नहीं रचा जा सकता है। एक पॉपुलिज्म का भटकाव है, एक नॉस्टैल्जिया है, अतीत मोह, और तीसरी चीज जो है, सारी चीजों के प्रति एक पेटी बुर्जुआ अर्जी, पेटी बुर्जुआ शिकायत की अर्जी, जिसमें कि निरुपायता, पस्ती टपकती है और कुछ नहीं। और इसके अलावा जो भटकाव है, जो खुल्लम खुल्ला आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन मार्क्सवादी लेखकों में बड़े पैमाने पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का प्रभाव है। इसका कारण ये है कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में जानते ही नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की रूट अमेरिका में कौन कौन दार्शनिक थे, कब पैदा हुआ, प्रैग्मेटिज्म क्या था, अंबेडकर, जॉन डुई के जो शिष्य अपने को अंतिम समय तक कहते हैं, और प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी मार्क्सवाद के जवाब देने के लिए पैदा हुई थी, मार्क्सवाद के प्रतिकूल जमीन पर खड़ी है। तो जहां राजनीति में भी यह हो रहा हो कि क्रांतिकारी वाम धारा के लोग भी इन दोनों धाराओं का समन्वय करा रहे हैं, तालमेल करा रहे हैं, वहां पर साहित्य कला में भी यह हो रहा है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक सीरियस प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भटकाव मार्क्सवाद और वाम साहित्य के नाम पर कविता में, कहानी में, उपन्यास में बड़े पैमाने पर आ रहा है। इसलिए कि वह जो लेखक है, और ऐसे लेखक खुलेआम कुछ
वो मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम तो सामाजिक यथार्थ को लिखते हैं, हम उपन्यास लिखते हैं, अब इतना थियरी पढ़ना हमारा काम थोड़े है। वो थियरी नहीं पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, वो एक संकीर्ण अनुभववादी है। हम लोग समझते हैं कि पहला काम है एक सीरियस सैद्धांतिक काम करना होगा कि हमें आज जो कला साहित्य की बुर्जुआ सैद्धांतिकी है उसका एक थॉरो कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक पेश करने के साथ साथ जो मार्क्सवादी थेरेटिक्स है उसकी जो एक समृद्ध विरासत है, जो मार्क्स एंगल्स के बाद मेहरिंग प्लेखानोव से होते हुए मिखाइल वोरोस्की वोरोंस्की लुनाचार्स्की से होते हुए और फिर वो थिएटर के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, और फिर आज तक, यहाँ तक कि और इसी वजह से जैसे कि मैजिकल रियलिज्म का यथार्थवाद पर अगर कभी हम लोग अलग से बात करें तो इस पर बहुत दिलचस्प बात हो सकती है, और ब्रेस्ट लुकास डिबेट से जाकर के इसको रिलेट किया जा सकता है। मैजिकल रियलिज्म का सवाल आइडियोलॉजी का नहीं, शिल्प का सवाल है, और उसका इस्तेमाल प्रोलेटारियन रियलिज्म की शैली में भी हो सकता है, प्रोलेटारियन रियलिज्म के कंटेंट के साथ भी किया जा सकता है। लुकाच के नरेशन का जो वो है, या स्तानिस्लावस्की के थिएटर में जिस तरीके का वो है, वो गलत था। लेकिन ब्रेस्टियन स्टैंड में भी कुछ विसंगतियां हैं, आइजेंस्टाइन के स्टैंड में भी कुछ विसंगतियां हैं। विज्ञान रुका नहीं रहता है, समझ रुकी नहीं रहती है। आज जब बैठ करके बात करनी होगी तो इस पर एक बहुत रिच डिबेट हो सकती है, और हम समझते हैं कि हमें ऐसे लोगों की एक पूरी जनरेशन तैयार करनी होगी जो इस थ्योरेटिकल काम को करें। एक मोर्चा तो ये बनता है। जाहिरा तौर पर इसके बाद फासिज्म का जो कल्चरल वो है उसकी व्याख्या करना, जो मीडिया के द्वारा आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है, ये भी उसमें एक थ्योरेटिकल काम बनता है। दूसरा काम जो बनता है कि अलग हम एक कोई राष्ट्रव्यापी कोई संगठन बनाना, उसकी तो मैं समझता कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने फॉर्म्स को लेकर के, जो पुराने गीत थे, पुराने नाटक थे, नुक्कड़ नाटक की जो पुरानी शैली थी, वह शैली, कोई चीज़ पूरी तरीके से आउटडेटेड नहीं होती है, लेकिन उसके इस्तेमाल के दायरे सिमट रहे हैं। हमें कुछ नई शैलियाँ विकसित करनी पड़ेंगी थिएटर के प्लेन पर, गीतों के कंटेंट और फॉर्म के प्लेन पर, और अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा विरासत, अपने देश की जो पुरानी विरासत है उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा विरासत है, जिसके बारे में कि हमारे देश में भी अभी जानकारी कम है, हांस आइसलर की म्यूजिक की सिद्धांत की, शास्ताकोविच, प्रोकोफिएव, खाचातुरिन, इन लोगों ने जो काम किया है संगीत के क्षेत्र में, बैले और ओपेरा के संगीत में चाइना में जो काम हुआ था बाद में, तो रॉक म्यूजिक का जो एक सर्वहारा आधार है, जैज का जो एक रेडिकल ज़मीन है, उससे बहुत कुछ लिया जा सकता है। और आप याद कीजिए 80 के दशक में बंगाल के रॉक बैंड्स वगैरह ने ये काम करना शुरू किया था। एक मूवमेंट का एक गतिमान दौर था, कम से कम कला साहित्य के क्षेत्र में। अब वो रुका हुआ है। अब क्या है, अब रिपीटिशन है, एजिटेशनल सॉन्ग्स हैं। जैसे वो एक वो दाढ़ी वाले जो गाते हैं, उनका मैं नाम भूल जाता हूँ, मैंने तात्कालिक, बेशक एजिटेशनल सॉन्ग्स की ज़रूरत होती है, फैक्ट्री गेट पे ज़रूरत होती है, मजदूरों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इसके अलावा एजिट प्रॉप नेचर के थोड़ा गहराई में जाकर के मजदूर भावना को, वर्गीय भावना को प्रकट करने, क्रांतिकारी भावना को प्रकट करने वाले गीत संगीत भी रचे जाएंगे। और इसके अलावा नए माध्यम का इस्तेमाल, नए माध्यमों का इस्तेमाल इस प्रकार का, जैसे कि आज डिजिटलाइजेशन के बाद फिल्म बनाना बहुत आसान हो गया है। बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी सरल कथा फिल्में अलग अलग टारगेट उसके लिए बनाई जा सकती है, व्यूअर के लिए बनाई जा सकती है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए अलग होगी, लेकिन मजदूरों के लिए बनाई जा सकती है, हड़ताल पर, मजदूरों की ज़िंदगी पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा सकती हैं, 15 मिनट 20 मिनट की कथा फिल्में बनाई जा सकती हैं। उनको बड़े पैमाने पर दिखाया जा सकता है ले जाकर के। अगर लोगों के बीच काम है तो उस काम का एक पार्ट, और इस बात को उस बात से जोड़ो जो मैं कह रहा था कि हम लोग जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करेंगे उसमें हम लोग को अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ग्रास रूट लेवल पर मजदूरों की बस्तियों में खड़े करने होंगे। तो एक थ्योरेटिकल काम हो गया, दूसरे पॉपुलर लेवल पर काम हो गया, जहाँ पर कि हमें पॉपुलर कला रूपों को डेवलप करना पड़ेगा। पुराने रेडिकल या प्रोग्रेसिव कला रूपों में आज का फॉर्म भर देने मात्र से, आज का कंटेंट भर देने मात्र से हमारा काम हो जाएगा या नहीं।
इसी पर, और ये आज इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने फासिज्म के खिलाफ जो कविताएं लिखी जा रही हैं उसमें से 80% कविताएं सोशल डेमोक्रेटिक हैं। 80% कविताएं, आज आप सूफियाना धार्मिक एकता की बात करके या कबीराना धार्मिक रूढ़ियों से विद्रोह की बात करके फासिज्म का, वो हमारी परंपरा है। लेकिन परंपरा की लाठी पकड़ करके ही आज पूरी तरीके से नहीं चला जा सकता है। आज की जमीन पर खड़ा होना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि इस फासिज्म की को असली ताकत कहां से मिल रही है। और इसको हम बहुत पॉपुलर तरीके से बता सकते हैं। हम इसको एक गीत में बता सकते हैं कि पूंजी से फासिज्म का रिश्ता क्या है। हम इसको एक नाटक में बता सकते हैं, एक छोटे से सिनेमा में बता सकते हैं, और पेटी बुर्जुआ इंटेलिजेंसिया के लिए ही नहीं, हम तो मजदूर वर्ग के लिए भी बता सकते हैं। यही क्रिएटिविटी का चैलेंज है। तो हम समझते हैं कि फासिज्म के खिलाफ ही वो बात जाती है कि जो कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है और जो गलत लिखा जा रहा है, जहां पर आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डेविएशन है, वो काम मैं मानता हूं कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जितना सोचते हैं, बात करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को बाकायदे वर्कशॉप्स करके और एक युवा पीढ़ियों की एक टीम बनानी पड़ेगी, जिसके बाद हम लोग इन कामों को थोड़ा ढंग से कर सकते हैं। ये मैं सांस्कृतिक मोर्चे के बारे में मोटे तौर पर सोचता हूँ। सवाल तो और भी थे, बातें और भी थी, लेकिन समय की एक सीमा है। और हम जानते हैं कि आपने जितना वक्त निकाला वो इन जरूरी सवालों पर बातचीत के लिए, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और लेकिन इस वायदे के साथ कि हम जल्द ही फिर आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे और विषय हैं जिन पर तफसील से बात करने की जरूरत है। अभी इसी आखिरी जो सब हेड में हमने बातचीत की, उसी में इतनी सारी चीजें सामने निकल कर आई। लेकिन हाँ, इस वायदे के साथ ही आपसे अलविदा लेंगे कि हम फिर आपको परेशान करेंगे जल्दी ही। हाँ, जरूर जरूर जरूर, मैं परेशान होने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया साथी शशि प्रकाश का। और हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।